देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरे मतलब एक कॉमर्स के स्टूडेंट के पूरे लाइफ में ये यूज आएगा, हर एक चैप्टर्स में, ठीक है। टैक्स में भी ये रहेगा, पीजीबीपी चैप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि पीजीबीपी जब वो आएगा टैक्स तो समझ जाओ पीजीबीपी किसको बोलते हैं। डेप्रिसिएशन है क्या, पहले ये सुनो। जैसे कि हम लोग कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मशीन खरीदे तो वो तो कोई बेचने के लिए नहीं खरीदते हम लोग, उसका तो हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, ठीक है। और उसको तब तक यूज करते हैं जब तक वो हमें प्रॉफिट देती है। अगर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, एसेट का मेंटेनेंस कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट करने से ज़्यादा हो गया अगर, तब उसको बेच देना पड़ेगा। क्योंकि ये जाहिर सा बात है कि अगर मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमको मेंटेन करने में ज़्यादा पुराना होता है, जाहिर सा बात है ख़राब होता रहता है पार्ट्स वगैरह, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ। मतलब इतना ही साल तक इसका लाइफ है कि जिसमें हमको ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। तो बात ये होता है कि हम लोग जैसे कि जो भी एक्सपेंस होता है रेकरिंग बेसिस पे, हर महीना रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो उसको हम ट्रेडिंग, मतलब जो ट्रेडिंग में एक्सपेंस जाने का वो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, जो पीएल में जाने का वो पीएल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन भी तो यूज हो रहा है। तो बोला ये जाता है कि आपका जो मशीन है वो जो यूज हो रहा है तो उसका भी आप एक मतलब एस्टिमेट लाइफ, मतलब लाइफ को एस्टिमेट करके उसका आप हर साल का एक खर्चा दिखाइए, ठीक है, कि हाँ मेरा इतना रुपए का मशीन खर्चा हो रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि हम भाड़ा पे मशीन ला रहे हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मेरे लिए इजी होगा उसका कॉस्ट को एलोकेट करना, कि जितना भाड़ा दे रहे हैं लगा दिए उतना पैसा, दिखा दिए वहाँ पे। लेकिन जब हम अपना ले आएंगे तो वो मेरे ऊपर रहेगा कि हाँ कितना परसेंटेज दिखाएंगे उसका, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लो, तुम लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदी, मोबाइल फ़ोन का दाम है 20,000 रुपये। अब जैसे एक साल होगा तुम सोचो कि चलो इसको हम बेच देते हैं, कोई खरीद लेगा और हम नया मोबाइल ले लेंगे, तो तुम जिसके पास भी लेके जाओगे बेचने के लिए तो वो तो तुमको न्यू का दाम देगा नहीं, तुमको बोलेगा भाई आप तो सेकेंड हैंड बेच रहे हो, भले ही तुम एक दिन भी यूज कर लिया कर, एक दिन भी अगर यूज कर ली वो सेकेंड हैंड हो गया। अब तो उसका वैल्यू क्यों गिरता है, क्योंकि तुम उसको यूज कर लियो। एक दिन यूज कर लिए तो सामने वाले को तो पता नहीं चलेगा कि ये सेकंड है, तुमसे ले रहा है ना वो, तो उसको पता तो नहीं ना चलेगा। हाँ क्या तो वो देखेगा नहीं, वो पर्सन से ले रहा है ना, कोई तुम दुकानदार से, दुकान से थोड़े जाके ले रहा है। वो बोलेगा भाई आप, वो तब उस बेस पे भी वो कीमत कम लगाएगा ही लगाएगा, बोलेगा भाई आप यूज किए। तो जो वैल्यू मान लो कि 10,000 रुपये 20,000 का तुम मोबाइल ली थी, अब तुम्हारा कीमत लगा रहा है वो 12,000 रुपया। आप वो बोला, आप तुम बोले कि अरे भाई अभी कुछ ही दिन तो हुआ है, वो बोला नहीं भैया आप तो है ना सेकेंड हैंड है, आप यूज़ कर चुके हैं, इसी के लिए इसका कीमत हम इतना ही देंगे।
तो ये जो डिफरेंस देख रही हो ना 8,000 का 8,000 का, वो डेप्रिसिएशन। ये है डेप्रिशिएट हो गया तुम्हारा मशीन का वैल्यू। ठीक है, तुम इतना का यूज कर लियो, वो अपने अंदाजा से वो लगा लिया सर estimate। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है और वर्ड। एक दूसरा होता है डिप्लेशन। डिप्रेशन, डिप्लेशन, डिप्लीशन। हाँ, वो वेस्टिंग एसेट्स के लिए होता है। और वेस्टिंग एसेट्स में आप कोल का कुछ एग्जांपल दे रहे थे, वो क्या बताइए? बता रहे हो तुम। देखो, तो ये क्या हुआ तुम्हारा डेप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं। तुम दोनों में से किसी को जो भी सवाल होगा तुम लोग पूछोगे, अब ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहे लोग, क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट्स भी है इसमें, जिसका भी 11 ना होगा 10-11 सब चैप्टर्स तो हटा दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबका एग्जाम देना होगा। सबका एग्जाम देना का मतलब, फर्स्ट सेमेस्टर में वो 10-11 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। हाँ, और क्या मतलब कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का, 75 मार्क्स का वो रिटर्न होगा, 25 मार्क्स का स्कूल कॉलेज में ही होगा एग्जाम। अच्छा सर आप बताइए। फाइनल अकाउंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी, 20 मार्क्स बोल रहे 15 मार्क्स से कुछ भी रहेगा कंपलसरी रहेगा, आप भी क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, और तो लिखा रहेगा ना, अगर ऑप्शनल रहेगा। नहीं वो कंपलसरी है। अगर ऑप्शनल कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें तो और लिखा रहेगा ना। हाँ, ऑप्शनल ऑप्शंस रहेगा, ये कंपलसरी सिर्फ रहेगा फाइनल अकाउंट्स। सर हम लोग आ जाओ है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करिए, बाद में करते हैं। तो करते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया ये। ठीक है, हाँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल वियर एंड टियर, जो तुम लोग वर्ड सुनी होगी क्लास 11 में। ठीक है, यूज करने पर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि डेप्रिसिएशन के बारे में तो बता दिए कि हाँ ये इसी के लिए हम लोग लागू करते हैं। इसमें जो एक बात और ये बता देते हैं, अभी यूज नहीं है उसका, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, कोई मतलब भी। इसमें कोई अलग से कैश नहीं लगता। हाँ, दूसरी बात कि ये कंपनी के, जैसे कि आप कंपनी को बोल देगा कि भाई तुम अपना मर्जी से निकालो, तो वो तो मतलब हर साल है ना 30% 40% निकाल स्कूल देगा। के टीचर बोल रहे थे, सॉरी कॉलेज के प्रोफेसर बोल रहे थे ना कि डेप्रिसिएशन फॉर प्रॉफिट है कंपनी का। हाँ, तो बोले थे प्रॉफिट, सर नॉन कैश है। हाँ, प्रॉफिट कैसे है? प्रॉफिट तो बता है, रहे हैं, काम के लिए प्रॉफिट तो है। नॉन कैश है ना, खर्चा थोड़े हो रहा है, वो कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है तुम्हारा, वो ऐड बैक हो जाता है। रुको, अभी सिर्फ इतना ही जानना, ये तुम लोगों को जब समझ में आएगा, जब तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, उसमें कैपिटल बजटिंग बोल के, उसमें तुम लोगों को ये सब बताया जाएगा। बीच में इंटरव्यू नहीं करना, तो वो कहना था कि हमको याद है जहाँ तक एक बार आप बताए भी थे कि फॉर्म लोग क्या होता है ना, वहाँ पे तो कैश जा नहीं रहा, लॉस हो नहीं रहा फॉर्म का, बट वो चीज़ प्रेजेंट करता है ताकि उससे लोगों को टैक्स कम करना पड़े। हाँ, इसीलिए फॉर्म तो कंपनी के ऊपर अगर छोड़ देगा ये कि तुम अपने मर्जी से निकालो, तो वो तो 30% 40% निकाल देगा, और उसका क्या होगा, खर्चा ज़्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कंपनी तो बनाता है अकाउंट्स, हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में इसका रेट मेंशन किया है स्पेसिफिकली, किस किस चीज़ में कितना कितना रेट ऑफ परसेंट डेप्रिसिएशन आप आपको शो करना है। अगर तुम अपनी मर्जी से निकाल दियो तो फिर से वो कैलकुलेशंस करेगा वो अपना। ठीक है, ये जब तुम इनकम टैक्स पढ़ोगी जब 4th सेमेस्टर में, तो था अभी पीजीपीपी चैप्टर है, उसी में आएगा वो। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता दिए। प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, कुछ पैसा वैसा तो तुम्हारा गया नहीं है, तो इससे क्या हुआ, तुम प्रॉफिट तो लेकिन कम दिखा दी, तुम्हारा प्रॉफिट कम दिखा दी, तो जितने से कम दिखाई हो तुम्हारा प्रॉफिट ही है।
आया समझ में? तो अभी इस पर ज़्यादा गौर मत करो, क्योंकि ये वो चैप्टर आएगा उस पर डिटेल में तुमको क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या है, बुक में देख लो। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा कॉस्ट जो है मशीन खरीदते समय हम उसको मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment। मतलब क्या है कि अगर तुम मैन्युफैक्चर कर रही हो सामान, वो मशीन को खुद ही, तो उसका वो कॉस्ट हो गया। खरीद रही हो तो जो खरीदता है वो कॉस्ट हुआ, वो तो नॉर्मल है, वो सबको पता है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, मतलब क्या है कि कोई बड़ा प्लांट मशीन खरीद रही हो तुम, उसके लिए तुमको एक जगह अलग से पूरा बनाना पड़ रहा है, तो जो मशीन होता है वैसा, उसके लिए पूरा डायरेक्ट कॉस्ट का बात। हाँ, ये उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मशीन खरीदी 1 लाख का, अब कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन दिया हुआ रहेगा वहाँ पर 50,000, तो वो मशीन में ही ऐड करके दिखाएंगे। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, खरीदी कोई दुकान से, वो तुम अपने साइट पर लेकर आओ या किसी का फैक्ट्री में अपना लेकर आओ, तो वो जो खर्चा लगेगा गाड़ी वाड़ी का, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब जो लेबर पर लगेगा, वो सब उसमें ऐड हो जाएगा। इनिशियल डिलीवरी, ठीक है, पहला जो डिलीवरी कॉस्ट होता है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, मान लो इंस्टॉल कर रहा है, वो इंस्टॉल कर रहा है तो उसमें कुछ खर्चा और चलेगा, वो लोग जो आते हैं इंस्टॉल करने के लिए। मशीन क्या है कि मान लो पार्ट्स मिलाया है, अब उसको असेंबल कर रहा है, समझ गया, तो वो खर्चा लेगा, ठीक है। तो उसको भी बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट। ये है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मशीन लिया है, हम लोग दुकान में बोलते हैं भाई हम लोग टेस्ट करके ही पेमेंट करेंगे कि मेरा मशीन से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि नहीं। तो वो क्या होता है, टेस्टिंग करता है कि हाँ मशीन से गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं, तो उसमें खर्चा तो लगता है ना। तो मान लो कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ, अगर सिर्फ खर्चा दे दिया वहाँ पर तो तुम खर्चा वो ऐड कर दोगे, लेकिन अगर वो बोला कि गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है टेस्टिंग करने के समय में उसको बेचा भी है, तो खर्चा से जितना तुम्हारा इनकम हुआ है उसको लेस कर दोगी, ठीक है, और जो खर्चा बच गया उसको तुम ऐड कर दोगे। फिर से रिपीट करिए वाला लाइन। जो तुम्हारा खर्चा हुआ है, ठीक है, अब उसमें तुम जो बेची होगी तो प्रॉफिट तो आया होगा ना भाई, हाँ, उसको तो लेस करोगी ना तुम, तब ना तुम्हारा खर्चा आएगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तो वो जो नेट प्रोसीड्स आएगा वो ऐड हो जाएगा उसमें। क्योंकि टेस्ट के समय में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम फिनिशिंग वे में हो, फिनिशिंग फेज पे हो, तो उसको वो लोग बोलते हैं कि जा इसको ऐसे बेच के देखो, ऐसे जो भी प्राइस मिल जाएगा। तो जो भी प्राइस जो मिला, तो वो मान लो कि तुम्हारा 100 रुपया खर्चा हुआ था, उसको बेच के तुम्हारा 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया जो भी आया, तो वो जो तुम्हारे लिए इनकम हो गया ना भाई, खर्चा को तुम्हारा रिड्यूस तो कर दिया वो, तो वो 30 रुपया लेस करोगे, 70 रुपया ऐड करके दिखा दोगे। पूछना है? सही वाला आएगा तो नहीं ना होगा। हाँ, सब आ सकता है, आएगा ये कैसे बोल दोगे नहीं आएगा? तो सामने से बताइए, ठीक है, तब और से कब बोले प्रोफेसर जो फर्स्ट में गए थे ना हाँ? अकाउंट्स के लिए, प्रोफेसर जो था अकाउंट्स का, वो हम लोग को बोला था कि जितना भी मशीन को इंस्टॉल कर मतलब स्टार्ट करने से पहले जितना भी उसके लिए लग रहा खर्चा, कुछ भी कर उसको लोग डायरेक्ट एक्सपेंस तो हम मानेंगे। क्या बोल रहे हैं? तो
उसमें भी वही सारा लिखा है, मतलब जैसे ही यूज हो गया वो उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, अब उसके बाद कुछ उसमें खर्च हो रहा है वो रिपेयर माना जाएगा, हाँ, तो? वो हम लोग अपना उससे खर्च करेंगे। तो वो उसमें अगर बोल देगा मेजर रिपेयर है तो उसको कैपिटलाइज्ड करते हैं। मतलब वो ऐड हो जाएगा मशीन हाँ। में। मेजर रिपेयर मतलब कैपिटल वाला। छठा है प्रोफेशनल फीस। आपको प्रोफेशनल आया उसको ठीक मतलब देखने के लिए, Test। जैसे कि टेस्ट करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए वो अपना अलग चार्ज दिया। जैसे कंप्यूटर हम लोग डेस्कटॉप खरीदते हैं तो वो लोग आता है इंस्टॉल करने के लिए तो 300 लोग बोलेगा भाई मेरा फीस है, समझ में आया? तो वो भी ऐड होगा। तो मतलब अगर 1 लाख का मशीन है तो 1.5 लाख पूरा लग जाता होगा इंस्टॉलेशन वगैरह लेके। अब वो मशीन के ऊपर में है, 1 लाख का मशीन कहाँ मिलता है? 1 लाख के पास तो कंप्यूटर मिल रहा है। एग्जाम्पल। हाँ 1 करोड़ से ये जो इतना छोटा लेबर कॉस्ट है बहुत लोगों का घर चल रहा है, ठीक है, और ये सारा कॉस्ट हम लोग के कितना नॉर्मल सा वैल्यू है ना, जस्ट कुछ नंबर्स है, क्या हुआ? बहुत लोगों की बहुत बड़ा बात है यहाँ पर जो जी रहा है ये खाने में पता अरे हाँ तो क्या हुआ? उनको बस ये आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई का वैल्यू कितना है ये सोच रहे हैं। क्या? नहीं सच में देखिए जैसे अरे हो गया ना भाई, रखो अबे बात। मेरे को कुछ नहीं अब feel वो हो बात रहा है। नहीं, अभी हम नहीं बात करेंगे उसमें। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो कुछ कॉस्ट है जिसको आदमी समझता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं आप? ये वाला आप जो पढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि यार स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है इसको, हाँ और आप करिए बोलो ना स्क्रीन में नहीं दिख रहा। Invisible। इसे तो पूछिए कौन सा पढ़ा रहे हैं आप? आप मिला रहे हैं सब बहुत। देखो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। अब कोई इनॉग्रेशन में कुछ खर्चा लगा तो थोड़ा जोड़ देंगे उसमें हम, वो नहीं जोड़ाएगा। फिर क्या है कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। अब तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, उसके लिए तुम एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी कर रही हो तो वो इसमें नहीं ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन a new location or with a new class of customers including cost of staff training etc। ठीक है, अब मान लो कि बिजनेस को नया लोकेशन में तुम कर रही हो, ठीक है, उसका खर्चा हो रहा है तो वो नहीं जोड़ाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, और कोई भी खर्चा है वो ऐड नहीं होगा। एक सिंपल सा बात है, जो ऐड होगा वो यहाँ दे दिया है, ठीक है, और इस ये नाम लिस्ट दे दिया है, और इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये याद रखना है कि जो मशीन को खरीदकर उसके लोकेशन में लाने में जो भी खर्चा होगा, मशीन को स्टार्ट करने में जो खर्चा होगा वो सब डायरेक्ट है, वही सिर्फ इंक्लूड होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, बाकी और कोई भी खर्चा वर्चा सब लिस्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है ठीक है। got it। ये न्यू मशीन के बारे में अभी जो भी बताया गया वो सब न्यू मशीन के बारे में, समझ में आ गया? तो अब देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है, ठीक है। ओके इसमें करना क्या होता है, पता है अभी- कैसे छापना पड़ेगा प्रोजेक्ट को देना। नहीं सर ठंडा हो लग रहा है पूरा गीला नहीं। मान लो मशीन खरीदी तुम 50,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया मान लो 15%, 10% ही रखो। तो जिस डेट में खरीदी हो, बस हम कैलकुलेटर यूज करेंगे इजी रहता है, थोड़ा
जिस डेट में तुम खरीदी हो, पहला मान लो देखोगे कि ये फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया है या कैलेंडर ईयर। ठीक है, ये देख लेना। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। हाँ, तो मान लो कि ये 1 जनवरी को खरीदा 2012, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा उसके पास मशीन अगर है तो हमेशा ईयर के एंड डेट पे, ये तो कैलेंडर ईयर का डेट हम बताएं, 10% चार्ज किया। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। ये इसमें हाँ ठीक है, एक बार जो अमाउंट चार्ज किया बस वही चार्ज होता रहेगा। तो 10% हो गया इसका, कब 5 हजार हाँ? 12 months का है ना ये क्या बोले? ये 50,000 जो डेप्रिसिएशन 10% ये 12 महीने का है। हाँ, 1 साल का है, हाँ, तो 5,000। तो 10% सिर्फ निकाल देंगे हो जाएगा। अब आ गया 45,000 इसका बैलेंस कट के। हाँ अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो वो ये क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर 1,113 लिखेंगे और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो यही 5,000 होगा, क्योंकि एसएलएम में 50,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसी पर ही चार्ज होगा। क्लियर है ये? इसमें कुछ पूछना है? अब मान लो अगर ये बीच में खरीद लेता, ठीक है, मान लो कि तीसरा महीना में खरीदा है, मार्च मतलब 1 अप्रैल को, तीसरा महीना मार्च होता है। अरे 3 महीना के बाद ही समझ लो, ठीक है, तो बचा कितना महीना फर्स्ट ईयर में? 8 वो 8 महीना बचा है। फर्स्ट ईयर में 8 महीने तो तो बताओ, फाइनेंशियल है ये कैलेंडर है? कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर 10 अरे 12 हुआ 4 निकल गया तो 8 बचा। कहाँ 4 निकला है? ओ अच्छा सॉरी 9 9 महीने का निकला तो 10% 9 5,000 हुआ और 9 बाय 12 कर दोगे तो जो निकलेगा यहाँ से लेस करोगी 9 3750 3750 तो आएगा 46250। 46250। डेप्रिसिएशन ठीक है, बस इसमें डेट देखना है आपको। ठीक है ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज नॉर्मली जो बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हमेशा ईयर के एंड में होता है। ये देखना है कि खरीदा कब है, खरीदने के डेट से एंड ऑफ द ईयर के डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नवंबर में खरीदा है तो 2 महीने हाँ, 2 महीना का, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर पूरे साल का है तो बस सिर्फ 10% जैसे निकालेंगे, निकल गया। और जहां अगर ईयर 1 महीना भी निकल गया तब तुमको यहाँ पर डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा 1 महीना का, और जितना महीना वो रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 महीना मेरे पास रहा है इस साल में, इसीलिए इसको 9 से मल्टीप्लाई किए। अरे सिर्फ उसको करो नहीं, जो बोल रहे हैं उसको समझो पहले। ये समझ में आया? सर जो मैंने ये जो खरीदे हैं बीच में मिडिल ऑफ द मंथ में, तो ये जो अमाउंट है आने वाला साल में तो हम लोग 1 ईयर लेंगे उसको, आने वाला साल हाँ, आने वाला साल में तब 5-5 10,000 हाँ। बस ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी भी इलस्ट्रेशन में डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है अगर, तो हमेशा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेना है। डेट ऑफ परचेज नहीं दिया तो 6 महीने का। हाँ, सिर्फ उस ईयर में जिस ईयर में परचेज किया है। और जब ये गिवन ही नहीं कौन सा मेथड लेना है तब एसएलएम ले लेंगे। तो एसएलएम लेते हैं, कोई मेथड अगर मेंशन नहीं किया तो हमेशा एसएलएम लेना है। बट जब ये दिया ही नहीं रहेगा तो क्या? एस्टिमेट जो होता है ना स्क्रैप वैल्यू, वो उसको माइनस करते हैं ना हम लोग, वो सब दे। स्क्रैप वैल्यू दिया हो तो उससे क्या होगा, रेट तो दिया जाएगा। हाँ अच्छा, रेट जब दिया रहेगा ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, सर एक मिनट रुकिए, अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दिया तो 6 महीने में निकले, 6 महीने का सर्टिफिकेट। हाँ वो भी सिर्फ वो जो ईयर ऑफ परचेज है उसमें 6 महीने का निकलेगा, उसके बाद के सब्सिक्वेंट ईयर में एक साल। सब एक साल का रहेगा, जितने दिन तक रहेगा तुम्हारे पास। हो गया। हो गया क्लियर? अब सुनो, इसमें सिर्फ ऐसे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है? कैलकुलेशंस ये नॉर्मल ऐसे रहता है। अब हम लोगों को अकाउंट्स वे में प्रेजेंटेशन करने के लिए बोले तो वही हम लोग बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? तो तुम कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? ये नहीं कि बस ब्लड अकाउंट बना दी, यहाँ यहाँ वैसे कर दिया, वो चीज़ मत करना, ठीक है? ये तो हो गया SLM मेथड जो यहाँ कर हुआ। तो सर इस बार भी 2 ही मेथड से बस करना है। 2 मेथड तो पता नहीं है, ऊपर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो रहेगा, एसेट डिस्पोजल मेथड वो रहेगा, ये सब पूरे डेट के साथ इसमें बनाना होता है, ठीक है? इसलिए हम बता दे रहे पहले से, शुरू से ही हम थोड़ा थोड़ा कराया है, तो घर में जाकर प्रैक्टिस करना है। और हफ्ते में 2 ही दिन क्लास ले रहा है, तो प्लीज़ आप तुम लोग सब कुछ साथ में चलोगी, क्योंकि 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। ये सब एक्सपेक्ट मत करना कि हम लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दे पाएंगे, ये बात हम बता दे रहे हैं। दिक्कत होगा तो वीडियो क्लास है, वीडियो क्लास दे देंगे, तुम अपना देखते रहो, ठीक है? हो जाएगा जल्दी। हाँ सब हो जाएगा। तो पढ़ाई ना। देखो अब इसमें क्या है, एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं हम लोग, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी एसेट रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? सर अमाउंट 5000 ही रहेगा। हाँ डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो लिखना है। दूसरा एंट्री होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट वो कंपनी के केस से बनाते हैं। अभी हम लोग इस फर्स्ट सेमेस्टर में कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप भी नहीं है अभी। सही बात है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन, हम सुने नॉमिनल को हम सबसे पहले इसमें डालते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डालते हैं। इसमें डालते हैं, पहले किसी और में डालते हैं। इसमें डालते हैं, वही तो आपसे पूछ वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। ट्रेडिंग करके था। चलो पूछो। वही ना, गलत है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ। इसलिए ये पीएल में आएगा। हाँ। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो आता है ट्रेडिंग में। तो सिर्फ पीएल लिखेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। नहीं, इससे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जब है ना फाइनल अकाउंट्स करवाएंगे वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। डिटेल, इससे मेरा हो जाएगा। हाँ एकदम पूरा एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, बस पढ़ाई करना होगा। सब पूरा उसको पेट ऊपर करेंगे। घर में पढ़ाई नहीं करोगे, सोचोगे कि हम एक्सपर्ट बन जाते, ये नहीं होने वाला। सर इसका लॉजिक समझाइए ना, इसका मतलब क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है? ये ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, इसी के लिए डेबिट हो रहा है। हाँ। और अब डेप्रिसिएशन तुम एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, लॉस इंक्रीज और डेबिट। ठीक है? ये तुम्हारा एक्सपेंस जो है, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस जो होता है, ये तुम्हारा इंक्रीज हो गया खर्चा। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाई, तू एसेट बोल के ली थी 5000 रुपया, तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज करना। इसको क्लोज करने के लिए पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जो पीएल में होता है वो पीएल में जाएगा, जो ट्रेडिंग में होता है वो ट्रेडिंग में जाता है। लेजर से जर्नल बनाने आता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ बाबू है, जो परचेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। हाँ। तो उसको हम लोग ट्रेडिंग डालेंगे। हाँ, तो उनको जब हम बोल रहे हैं कि हम फाइनल अकाउंट ये सब बताएंगे, तो तुम क्यों बार बार से सवाल कर रहे हो बिना वजह का? दिमाग में आ रहा तो पूछ नहीं सकते हैं। विज्ञान तो बोल दिए ना हम
देश कैसे आगे बढ़ेगा इसमें? जिसको जो भी सवाल है वो पूछेगा, हम बताते Okay, रहे। sir. जिसका क्लास 11 12 में जो भी मिस आउट हुआ है, ये अब लास्ट चांस है, ठीक है? क्योंकि चैप्टर सारा है, ये लोग सिर्फ ऊपर नीचे करेगा। जो फर्स्ट ईयर में जो हुआ करता था पूरा ओवरऑल चैप्टर, अब उसको कुछ ना कोई दूसरा सेमेस्टर में उसको डाला होगा, ठीक है? पार्टनरशिप भी अभी आएगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है वो, अच्छा, पार्टनरशिप हार्ड है ना? ठीक है? तो फाइनल अकाउंट्स में 2-3 चैप्टर रिलेटेड है। एक फाइनल अकाउंट, दूसरा है एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है सिंगल एंट्री। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वही ना जिसमें जिम का सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है। हाँ, तो वो 11 में था, वो तुम सिर्फ अभी एक पार्ट पढ़ी हो, समझो 20% सिर्फ सीखी होगी। अभी उसका पूरा 80% सीखना अभी बाकी है, ठीक है? तो वो तुम्हारे ग्रेजुएशन में है, ठीक है? और तुम्हारा उसमें है, ठीक है? तो तुम अपना सोच समझ के कदम उठाना, ठीक है? किसमें? सीए फाउंडेशन में क्या क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो सब रिलेटेड है फाइनल अकाउंट से, और सब में डेप्रिसिएशन रहेगा ही रहेगा, सिंगल एंट्री वो सब सर में। ये लोगों को सीए का मतलब कि बीकॉम का पढ़ाई अलग से नहीं करना पड़ता होगा? नहीं, वो इसी के तुम भी लिए कर बैठा सकती है। थी सीए, तुम्हारा तो और अच्छा परसेंट आया था मेरे से। हाँ, वही है। मुझे ना अब बाद में आकर समझाना उसको। अब देखो, सर समझ तो भाई ना, मुझे जल्दी जल्दी सीखना है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब डर लग रहा है पीछे हो जाएंगे सब। एक कहावत सुनी हो ना, गरम खाना बेसब्र गरम खाना खाया ना मज़ा ही ले पाया। गरम खाना तुम खौला हुआ खाओ तो कोई टेस्ट मिलेगा उसमें? नमक नहीं लगता है। कुछ टेस्ट नहीं मिलेगा, बस खाली बिरयानी तुम्हारे खाई अंदर होती जाता है। अब वो तुम्हारे लिए हार्मफुल भी है, तो वो शैतान का खाना होता है। इंसान वाला खाना होता है नॉर्मल। जब तक वेपर निकल रहा है तब तक खाना नहीं वेपर चाहिए। वेपर तो वो वेपर है, क्या? वो स्टीम है ना। सर सही बोल रही है, साइंस की स्टूडेंट है। अच्छा। क्योंकि वेपर वो जब गैस पे रहता है तो वो तब अच्छा, होता है। ठीक है। अच्छा बात है। हम बोले तो सर साइंस से देखो। फेल हो गए। इधर सुनो, ये जब पढ़ाई सर जब कोई मशीन होता है ना, हाँ क्या होता है? आप बोले जब मशीन लेता है। हाँ, मशीन का मान लो 10,000 कीमत है, हाँ तो हम लोग एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि बाद में जब इसका मान लो एक एस्टिमेट लगाए 10 साल चले गए, हाँ तो हम लोग एस्टिमेट लगा रहे कि जब इसको 10 साल बाद बेचेंगे तो इसका कीमत हमको 2,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है? तो रेजिडुअल वैल्यू जो होता है वो तुमको मिल जा रहा है, तो अब 10,000 से ये जो माइनस कर रही हो यही है डेप्रिशिएट वैल्यू। तो मतलब कि 10 साल चला तो 8,000 हाँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पूरा 10 साल का 8,000 रुपया है। तो 8,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रुको पहले बता रहे हैं, इससे पहले जो बताया वो जब रेट देगा तो वैसे निकालना है, और जब रेजिडुअल वैल्यू दे दिया तो इस जो माइनस करके ये जो आया ना अमाउंट, ये तुम्हारा है डेप्रिसिएबल वैल्यू पूरा 10 साल का। अब तुमको शो करना है एक एक हर साल में, ठीक है? तो जितना साल का रहेगा, मान लो जितना लाइफ देगा उसका 8 साल दे दे या 10 साल दे दे, अगर 8 साल दे दिया 8 से डिवाइड कर दोगे 1,000 आ गया, हर साल का 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ। और 10 साल का करें तो 10 साल का करोगे, 800 में 800 10 साल का करोगी तो डिवाइड करो उसको, देखो कितना आ रहा है। 800 हाँ 800 800 आएगा। आपको काटने नहीं आता 0 नहीं आया समझ में? सर इसको कॉपी करके नहीं आप डिवाइडेड बाय 8 या 10 क्यों कर रहे हैं? मस्ती करने आई हो ना यहाँ पे? हम समझ गए हैं कौन सा। सर। क्या समझी? रुको, तुम कॉपी करो, तुम बताओ क्या समझी हम है? समझ गए हमें बोलो। मस्ती करने आए हैं। बोलो। वो तो दिए हैं, वो जो नंबर ऑफ इयर्स है ना उसको निकाल दें कि एक साल में कितना हो रहा है, वो उतना मांगते हैं, हम समझ गए। फिर कोई पूछो। ऐसे कर क्यों रहे हैं? हम लोग परसेंट डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं।
नहीं, रेसिडुअल वैल्यू दे दिया। नहीं अगर रेजिडुअल वैल्यू मतलब मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो दे दिया और परसेंटेज भी दिया है, तो रेसिडुअल वैल्यू से निकालेंगे, रेजिडुअल वैल्यू से निकाल के माइनस करके जब और फिर नंबर ऑफ इयर्स दे दिया रहेगा डिवाइड कर देंगे। और अगर है ना नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया है कि कितना इयर्स तक चलेगा, तो फिर कैसे निकलेगा इसमें? बोले 2 साल का Percentage। डेप्रिसिएशन नहीं होता ना क्वेश्चन, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो और इसमें नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया है पर स्क्रैप वैल्यू Number- इसमें रेट मेंशन नहीं किया ना। नहीं, रेट मेंशन करेगा अगर स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो आप स्क्रैप वैल्यू के थ्रू निकालेंगे, हां ठीक है? ऐसा भी आएगा इलस्ट्रेशन, वो जब स्क्रैप वैल्यू से मतलब लेस कर देंगे और जो अमाउंट है देगा वो लाइफ, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो एस्टिमेशन लाइफ और दिखाने वाला लाइफ वो दोनों अलग अलग है चीज है, एक चीज नहीं है वो जो ऐसा है कि देगा नहीं वो। प्लीज ट्रेन ऐसे करते हैं तो हाँ हो गया। क्लियर हो गया ये? क्लियर है। तो अभी ये बता दी ये बेसिक कॉन्सेप्ट और एंट्रीज बता दिए, हाँ ठीक है? तो अभी घर में जाके इसको पढ़ोगी, एंट्रीज दिमाग में रख लेना है, 2 मिनट एंट्रीज समझना है, समझकर याद रखना है, ये नहीं कि रट लेना है सीधा। सर इस- 5 इससे मिनट करना में है। सम्स करें दोस्तों, नहीं अभी सम करना स्टार्ट नहीं किया तुम क्यों करोगे? वो तो हम रेस्ट ले रहे और हैं। इन लोगों का सम्स नहीं स्टार्ट हुआ है। अरे हो गया लोग आगे को बहुत आगे हमने मैं नहीं आ रही क्लास में। मैं आई थी तो पढ़ने थोड़ा आती है दिमाग का वो अपना